इमरान ने कार अल रज़ा कॉलोनी के चौक पर रोकी और खुद पैदल मकानों के नंबर देखता हुआ आगे बढ़ता चला गया। ये सी ब्लॉक था और फिर चंद लम्हों बाद वो मकान नंबर 1155 के सामने पहुंच गया। मकान का दरवाज़ा खुला हुआ था और सामने दो छोटे छोटे मासूम बच्चे खेलने में मसरूफ़ थे। दरवाजे पर टाट का पर्दा लटका हुआ था। उससे ज़ाहिर होता था कि अंदर औरतें मौजूद हैं। इमरान को इस गली में देखकर गली में खेलते हुए बच्चे उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे। गली में चारपाइयाँ बिछाए बैठे बूढ़े मर्द और औरतें भी गर्दनें उठा उठा कर उसे देख रहे थे। इमरान ने मकान नंबर 1155 के सामने रुककर उसके दरवाजे को थपथपाया। अबू गलपल हैं। मकान के सामने खेलने वाले बच्चों ने इमरान को दस्तक देते देखकर तोतली ज़बान में कहा, अच्छा फिर अब्बू को बाहर बुला लाओ। इमरान ने भी तोतली ज़बान में कहा और बच्चे उछलते कूदते अंदर दाखिल हो गए। उनकी आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। अब्बू अब्बू बाहर आदमी खला है, आओ। बच्चों ने अंदर तोतली ज़बान में शोर मचा दिया। अच्छा तुम्हारी तरह तोतला है वो भी। अंदर से एक हंसती हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर पर्दा हटाकर एक 30-35 साल नौजवान बाहर आ गया। उसने पजामा और बुनियान पहनी हुई थी। आपका नाम जाबिर अली है? इमरान ने उसे सर से पैर तक देखते हुए पूछा। लहजा सपाट था। जी हाँ, क्यों? जाबिर अली ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर उलझन के तसरात नुमायां थे। या तो आप लिबास बदल कर मेरे साथ आइए या फिर आपकी बैठक हो तो वहीं बैठकर बात कर लेते हैं। मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस से आया हूँ, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा और सेंट्रल इंटेलिजेंस के अल्फाज सुनते ही जाबिर अली का चेहरा धुआं धुआं हो गया। मगर जाबिर अली ने थूक निगलने की कोशिश करते हुए कहा। उसका रंग यकलख्त सर्द पड़ गया था। घबराइए नहीं, आपसे सिर्फ चंद बातें दरियाफ्त करनी हैं। इमरान ने उसकी हालत देखते हुए उसे तसल्ली दी। जी बेहतर, ठहरिए मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, जाबिर अली ने इस बार कदरे मुतमईन लहजे में कहा और फिर वो अंदर गायब हो गया। चंद लम्हों बाद साथ वाला दरवाज़ा खुला और जाबिर अली ने इमरान को अंदर बुला लिया। इमरान अंदर दाखिल हुआ तो ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक सस्ता सा सोफ़ा और एक सेंट्रल टेबल पड़ी हुई थी। टेबल पर कपड़ा पड़ा हुआ था जिस पर मुख्तलिफ रंगों के फूल कड़े हुए थे। कारंज पर जाबिर अली की जवानी का एक फ़ोटो रखा हुआ था जिसमें वो किसी फिल्म का हीरो दिखाई देने की सख्त कोशिश में मसरूफ़ था। आप क्या पियेंगे? जाबिर अली ने पूछा। आप दरवाज़ा बंद कर दें और फिर मेरे सामने बैठ जाएं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, इमरान ने इस बरकरख्त लहजे में कहा और जाबिर अली किसी मामूल की तरह चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर उसके दरवाजे की कुंडी लगा दी और ख़ुद वापस आकर सामने रखी हुई प्लास्टिक से बुनी हुई कुर्सी पर बैठ गया। इमरान ने महसूस किया कि अंदर वाले दरवाजे के साथ कोई खड़ा है। वो समझ गया कि जाबिर अली की बेगम शायद सुनगुन लेने के लिए आ खड़ी हुई है। देखिए मिस्टर जाबिर अली, मेरे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं है और ना सिर्फ मेरे पास बल्कि पूरे मुल्क के पास। आपसे जो पूछा जाए ठीक ठीक बता दीजिए। इसमें आपका भला है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनकी वजह से आप अपने पैरों पर बैठे हुए हैं, वरना मुल्क दुश्मन लोगों के लिए हमारे दिलों में कोई नरम गोशा नहीं होता। इमरान का लहजा बेपनाह तल्ख हो गया। मैं मुल्क दुश्मन? आपको गलतफहमी हुई है जनाब, जाबिर अली ने बुरी तरह हकलाते हुए कहा। आपने मिस्टर एंड मिसेज माइकल को मुल्क से फरार करने के लिए कितनी रकम हासिल की है? इमरान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मिस्टर एंड मिसेज माइकल? मैंने रकम नहीं, मैं तो जाबिर अली पर हकलाहट का दौरा पड़ गया। उन्हें जानता भी नहीं, यही कहना चाहते हैं। देखिए ये दोनों बैनुल अक़वामी मुजरिम थे जो हमारे मुल्क का एक अहम तरीन राज लेकर फरार हो रहे थे। आपके घर की सूरत हाल देखते हुए मुझे ये अंदाज़ा हो गया है कि आप नादानस्तगी में या फिर फौरी लालच के तहत उनके आलाकार बन गए हैं। वैसे हमारे पास दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि आपने उनके तमाम कागजात तैयार कराए, उनकी टिकटें खरीदी और उन्हें जहाज़ तक छोड़ आए। इसलिए इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं। जो कुछ आप जानते हैं साफ साफ बता दीजिए। हमें आपको इनाम में मिली हुई रकम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मालूमात चाहिए और ये सिर्फ आपके साथ रियायत है। वरना अगर आपके मासूम बच्चे मुझे नज़र ना आते तो इस वक्त आपकी दोनों टांगें टूट चुकी होती, एक आंख से आप पैरूम हो चुके होते और आपका आधा गला कट चुका होता। हम मालूमात हासिल करने के लिए यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं कि आप अपने बच्चों पर, इन मोहतरमा पर जो दरवाजे के साथ लगी खड़ी हमारी बातें सुन रही हैं, रहम खाते हुए सब कुछ साफ साफ बता दीजिए, इमरान ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा। जनाब मेरा कोई कसूर नहीं है, ना ही मैं मिस्टर माइकल एंड मिसेस माइकल को जानता हूं, ना ही मैंने उन्हें पहले देखा था। मेरी ड्यूटी ऑफ होने वाली थी कि मगरबी जर्मनी वाली प्रवास के दो मुसाफिरों ने मुझे इतला दी कि उनकी सीटें कैंसिल कर दी जाएं। ऐसा चूँकि अक्सर होता रहता है इसलिए मैंने मुतलका शोबे को इतला कर दी। उसी लम्हे एक औरत का फ़ोन आया। उसका लहजा गैर मुल्की था। उसने पूछा कि उन्हें बहुत एमरजेंसी है, अगर मगरबी जर्मनी जाने वाले जहाज़ में उन्हें 2 सीटें मिल जाएँ तो वो मुझे $100 इनाम देंगी। आप जानते हैं $100 मेरे जैसे थोड़ी तनख्वाह वाले के लिए बहुत बड़ा लालच है और फिर 2 सीटें मौजूद भी थीं और ये कोई गैर कानूनी काम भी ना था। इसलिए मैंने फ़ौरन ही हामी भरी। उन्होंने मिस्टर और मिसेज मैकल के नाम पर बुकिंग के लिए कहा। प्रवास जो कि 1 घंटे के बाद जानी थी इसलिए मैंने फ़ौरन ही एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि उनके दुश्मन उन्हें रोकना चाहते हैं।
اس لیے اگر میں کوئی ایسا بندوبست کر دوں کہ وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر جہاز تک پہنچ جائیں تو وہ مجھے $200 انعام دیں گے، جس پر میں نے انہیں گیٹ وے نمبر 3 پر آنے کے لیے کہا اور پھر میں نے ایک دوست سے رقم مانگی، ان کے نام پر 2 ٹکٹیں خریدیں اور گیٹ نمبر 3 پر پہنچ گیا۔ وہ دونوں ٹیکسی پر وہاں آئے، میں نے انہیں ایک طرف بٹھایا، ان کے پاسپورٹ اور ویزے لیے اور پھر میں نے خود ہی ان پر مہریں لگوائیں۔ وہ پاسپورٹ اور ویزے بالکل درست اور قانونی تھے۔ پھر جب پرواز جانے لگی تو میں انہیں پائلٹ وے سے لے جا کر جہاز پر چھوڑ آیا۔ انہوں نے ٹکٹوں کی رقم کے علاوہ $500 انعام دیے۔ کیونکہ کام بالکل قانونی تھا اس لیے جناب میں نے ایسا کیا۔ اگر مجھے ذرا بھی شبہ ہوتا کہ وہ مجرم ہیں یا ہمارے ملک کے دشمن ہیں تو میں لاکھوں ڈالر کے بدلے میں بھی انہیں منہ نہ لگاتا۔ جناب یہ ہے اصل کہانی۔ اب آپ جو چاہیں مجھے سزا دے دیں۔ جابر علی نے تقریباً روتے ہوئے ساری کہانی سنا دی۔ ان دونوں کے حلیے بتاؤ؟ عمران نے اسی طرح سخت لہجے میں پوچھا۔ جناب عورت ادھیڑ عمر کی تھی لیکن اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے وہ بھرپور جوان ہو۔ مرد البتہ درمیانی عمر کا تھا، بڑا سمارٹ اور سڈول جسم والا۔ جابر علی نے حلیہ بتانے کے ساتھ ساتھ یہ نشانیاں بھی بتا دیں اور عمران فوراً سمجھ گیا کہ یہ دونوں مادام ٹیلر اور ہائی برڈ تھے۔ وہ ٹیکسی پر آئے تھے، اس ٹیکسی کا نمبر یاد ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جج جی ہاں، بس اچانک ہی میری نظر پڑ گئی جناب، عجیب سا نمبر تھا اس لیے یاد رہ گیا، MBT 786۔ جابر علی نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا، آپ نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ ایئرپورٹ پر انٹیلیجنس ان کی نگرانی کر رہی تھی لیکن آپ نے انہیں خفیہ راستے سے لے جا کر جہاز پر سوار کرا دیا، لیکن چونکہ یہ سب کچھ آپ سے نادانستگی اور لالچ میں ہوا ہے اس لیے آپ کو معاف کیا جا سکتا ہے، ورنہ اسی جرم میں آپ کو گولی ماری جا سکتی ہے۔ عمران نے تلخ لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ آپ کی مہربانی جناب، بس جناب غلطی ہو گئی، آئندہ میری توبہ، میں ایسا کام نہیں کروں گا، جابر علی نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ اور نئے ایئرپورٹ منیجر یا کوئی دوسرا شخص اس سلسلے میں آپ سے بات چیت کرے تو انہیں رقم کے متعلق بالکل نہ بتائیں ورنہ آپ پر فرد جرم عائد ہو جائے گی۔ آپ اس رقم سے اپنے بچوں اور بیوی کے لیے کوئی اچھا سا سامان خرید لیں، خدا حافظ، عمران نے کہا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ آپ جا رہے ہیں؟ عمران کے باہر نکلتے ہی ایک بچے نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں میں جا رہا ہوں، تم کھیلو، عمران نے اس کے گال پر پیار سے چپت لگاتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا گلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اب یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ مادام ٹیلر اور ہائی برڈ اس ادھورے فارمولے کی فلم سمیت ملک سے باہر جا چکے ہیں، مگر وہ مغربی جرمنی کیوں گئے ہیں؟ حالانکہ مادام ٹیلر اور ہائی برڈ کا تعلق ایکریمیا سے تھا لیکن وہ گئے مغربی جرمنی تھے۔ عمران نے سوچ سوچ کر یہی فیصلہ کیا کہ وہ صرف چکر دینے کے لیے مغربی جرمنی گئے ہوں گے، مغربی جرمنی سے وہ ایکریمیا چلے جائیں گے۔ جابر علی کی باتوں سے ایک اور مسئلہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ وہ حبشی سوازو ان کے ہمراہ نہیں گیا، اسے وہ لوگ یہی چھوڑ گئے ہیں، اب اسی کے ذریعے ہی ان کا کلیو مل سکتا ہے۔ عمران کار چلاتا ہوا الرزاق کالونی سے واپس شہر کے وسطی چوک پر آیا جہاں شہر میں چلنے والی ٹیکسیوں کا مین دفتر تھا۔ یہاں ٹیکسیوں کے بارے میں ہر قسم کی معلومات حاصل ہو سکتی تھیں اور پھر اتفاق تھا کہ جس کا نمبر MPT 786 تھا وہی دفتر میں کھڑی مل گئی۔ اس کا ڈرائیور دفتر میں کسی کام سے آیا تھا۔ عمران نے جب اسے پوچھ گچھ کی تو اس نے بتایا کہ اس نے اس غیر ملکی جوڑے کو گلشن کالونی کے چوک سے سوار کیا تھا، وہ اسی چوک پر ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ عمران اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا باہر آیا اور پھر اس نے کار گلشن کالونی کی طرف موڑ دی۔ اب تو یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ مجرموں کی رہائش گلشن کالونی میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گلشن کالونی کے پہلے چوک پر پہنچ گیا، یہاں ایک کیفے اور ایک پیٹرول پمپ تھا۔ عمران نے کار کیفے کے باہر روکی اور پھر اتر کر اندر داخل ہو گیا۔ کیفے میں چند اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک نوجوان کاؤنٹر پر کھڑا کاغذ پر کسی حساب کتاب میں مصروف تھا۔ عمران سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا، اس نے جیب سے ایک کارڈ نکالا اور نوجوان کے سامنے رکھ دیا۔ جی فرمائیے۔ نوجوان نے چونک کر پہلے عمران کی طرف دیکھا اور پھر کارڈ کی طرف۔ کارڈ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کی چیف آفیسر کا تھا، اس لیے نوجوان کا چہرہ کارڈ دیکھتے ہی زرد پڑ گیا۔ جج فرمائیے، نوجوان نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کالونی میں کچھ غیر ملکی رہتے ہیں جن کے ساتھ ایک دیو ہیکل حبشی بھی رہتا ہے، آپ اس کوٹھی کا نمبر بتا دیجئے، عمران نے کارڈ اٹھاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ اوہ، آپ سوازو کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ وہ کوٹھی نمبر 105 میں رہتا ہے، بڑا غصہ ور اور خوفناک آدمی ہے۔ ایک بار اس نے ہمارے کیفے کے برتن توڑ دیے تھے جس پر میں اپنے مالک کے ساتھ اس کی مالکہ کے پاس کلیم کے لیے گیا تھا، اس لیے مجھے کوٹھی نمبر یاد ہے، نوجوان نے تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے واقعی کام کی بات بتائی ہے، عمران نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر واپس مڑا۔ سنیے، نوجوان نے اسے آواز دیتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے؟ عمران نے مڑ کر کہا۔ شاید یہ بات آپ کے کام کی ہو،
इन गैर मुल्कियों में से एक नौजवान जिसका नाम ट्रेका है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था। उसने यहाँ से होटल कलोप्त्रा में टेलीफोन करके मैनेजर से बात की थी। वो भी एक हबशी की बाबत मैनेजर से पूछ रहा था जिसने शायद सवाजू के साथ लड़ाई लड़ी थी। जिस पर मैनेजर ने उसे बताया कि वो हबशी किसी प्रिंस ऑफ धम्प का साथी है और प्रिंस ऑफ धम्प किंग रोड के फ्लैट नंबर 200 में रहता है। इस पर उस ट्रेका ने शुक्रिया अदा किया था और फिर वो टेलीफोन रखकर वापस चला गया। मैंने उसकी कार मोड़कर वापस कोठी की तरफ जाती हुई देखी थी। नौजवान ने कहा, ठीक है, शुक्रिया। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता कैफे से बाहर निकलता चला गया। बहरहाल उसने मादाम टेलर के अड्डे का पता चला लिया था। चुनांचे उसने कार आगे बढ़ाई और थोड़ी देर बाद उसने कोठी नंबर 105 को चेक कर लिया। उसने कार जरा फासले पर जाकर रोकी और फिर नीचे उतरकर वो कोठी से मुल्का गली में घुसता चला गया। शाम का धुंधलका फैल चुका था, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो रात होने का इंतजार करता। इसलिए वो कोठी की पुश्त पर आया और फिर उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक रस्सी निकालकर और उसके सिरे पर लगे हुए सख्त प्लास्टिक के आंकड़े को लगाकर दीवार की दूसरी तरफ फेंक दिया। आंकड़े की तेज नोकें किसी रखने में अटक गईं तो इमरान रस्सी की मदद से तेजी से दीवार पर चढ़ता चला गया। दीवार पर पहुंचकर वो एक लम्हे के लिए रुका। उसने अंदर नजरें दौड़ाईं। पुश्त की तरफ से कोई शख्स नजर ना आया और ना ही वहां कुत्ते थे, इसलिए इमरान इत्मीनान से अंदर कूद गया। उसने रस्सी को लपेटकर दोबारा जेब में डाला और फिर तेजी से चलता हुआ इमारत की पुश्त की तरफ बढ़ता चला गया। इमारत 2 मंजिला थी और पिछली तरफ जितनी भी खिड़कियां और रोशनदान थे उन सब पर लोहे की मजबूत जालियां लगी हुई थीं। इमरान तेजी से एक पाइप की तरफ बढ़ा और दूसरे लम्हे वो किसी बंदर की सी फुर्ती से पाइप पर चढ़ता हुआ छत पर पहुंच गया। छत से सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। वो सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे पहुंचा तो उसने बरामदे में 3 मुसल्लह अफराद को खड़े हुए देखा। वो मशीन गन कांधों से लटकाए एक दूसरे से गप्पों में मसरूफ थे। उनकी बातों की आवाज़ से ही इमरान ठटका था, वरना वो शायद उसी तरह सीढ़ियां उतरता हुआ सीधा उनके सामने बरामदे में पहुंच जाता। जिस जगह इमरान रुका था वहां से सीढ़ियां मोड़ काट कर नीचे जाती थीं। इमरान ने फुर्ती से जेब में हाथ डालकर रिवाल्वर निकाला और फिर उसने कोट की जेब में रखा हुआ साइलेंसर निकालकर उसे तेजी से रिवाल्वर की नाल पर फिट कर दिया। उसके बाद वो आहिस्तगी से नीचे उतरा। मोड़ पर पहुंचकर वो तेजी से नीचे उतरने लगा। अब वो तीनों मुसल्लह अफराद सामने थे। उसके कदमों की आवाज़ सुनते ही तीनों बेख्तियार उछले और इमरान को देखते ही उन्होंने बड़ी फुर्ती से कांधों से मशीन गनें उतारने की कोशिश की, मगर इमरान उन्हें इतना मौका कहाँ देने वाला था। उसने फुर्ती से 3 बार ट्रिगर दबा दिया और ठक ठक की आवाज़ें उभरी और गोलियां उन तीनों के दिलों में सुराख करती चली गईं और वो बेचारे चीख मारने की हसरत दिल में लिए कटे हुए शौतीरों की तरह नीचे गिरते चले गए। इमरान झपटकर एक सतून की आड़ में हो गया, क्योंकि उनके गिरने की आवाज़ों से अंदर के कमरे से किसी की आवाज़ सुनाई दी थी और दूसरे लम्हे एक नौजवान गैर मुल्की भागता हुआ राहदारी से निकलकर बरामदे में आया। इन तीनों को फर्श पर पड़ा हुआ देखकर वो चौंका ही था कि इमरान ने सतून की आड़ से ट्रिगर दबा दिया और वो नौजवान गोली खाकर लट्टू की तरह घूमा और फिर धड़ाम से अपने साथियों समेत फर्श पर गिर गया। गोली उसके भी दिल को छेदती हुई गुजर गई और इमरान चंद लम्हे सतून की आड़ में रुका रहा। उसी लम्हे उसे अंदरूनी कमरे से आवाज़ सुनाई दी, ट्रेगा क्या हुआ? ये किन के गिरने की आवाज़ें हैं? कोई अंदर से चीख कर पूछ रहा था और इमरान के लबों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। वो आवाज़ से भी पहचान गया था कि बोलने वाला वही हबशी सवाजू है। चूंकि उसकी टांगें टूटी हुई थीं इसलिए वो बेबस पड़ा हुआ होगा। इमरान सतून की आड़ से निकलकर तेज़ी से राहदारी में सोए होता हुआ उस कमरे की तरफ बढ़ता चला गया जहाँ से उसे सवाजू की आवाज़ सुनाई दी थी। वो दिल ही दिल में फैसला कर चुका था कि चाहे उसे एक बार फिर सवाजू की टांगें क्यों न तोड़नी पड़े, वो उनसे मादाम टेलर और हाई बर्ड के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात हासिल करके ही वापस जाएगा। सवाजू के मुतल्लिक उसको यकीन था कि वो मादाम टेलर के करीब रहता था, इसलिए उससे बातें पूरी तरह मालूम होंगी। वो ऐसी औरतों की नफ्सियात अच्छी तरह जानता था कि ऐसी औरतें देवहैकल हबशियों को जब बतौर मुहाफिज रखती हैं तो फिर वो उनका कर्ब भी हासिल कर देती हैं। वो कदम बढ़ाता कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।